स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे डीएनए रिप्लिकेशन की बात कर रहे थे, और रिप्लिकेशन में हम लोग देखे थे इंजाइम्स कि रिप्लिकेशन में कौन सा इंजाइम का यूज़ होता है। तो हम लोगों ने कुछ इंजाइम को वहाँ पे लिखा था और उसके फंक्शन को भी हमने मेंशन किया था कि वो कौन सा इंजाइम जो है वो रिप्लिकेशन में यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे ये। तो आपको एक शॉर्ट ब्रीफ करता हूँ वो कौन कौन से इंजाइम थे। तो वो इंजाइम थे, आप पढ़े होंगे, तो वो थे एक हेलिकेज, दूसरा क्या था, हेलिकेज के बाद हम लोग बोलते थे एसएसबी प्रोटीन कहते थे। इसके बाद तीसरा जो होता था वो टोपो आइसोमेरेज था, टोपो आइसोमेरेज। उसके बाद आरएनए प्राइमर यानी प्राइमेज कहते थे। इसके बाद फिर आरएनए प्राइमेज के बाद फिर होता था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और फिर एक लाइगेज जो जोड़ने का काम करता था। तो इस तरह से हम लोग इंजाइम को वहाँ पे प्रोटीन को हमने लिस्ट आउट किया था कि ये सारे इंजाइम ऐसे हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी इनके बिना डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है। तो अब इससे आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंजाइम है इसके बाद और किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है डीएनए रिप्लिकेशन में। तो इससे आगे हम लोग बात करें, ये सारे इंजाइम जो है वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है डीएनए रिप्लिकेशन वो प्रोकैरियोटिक के अंदर पढ़ना है। तो ये सारे इंजाइम कहाँ यूज़ हो रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक के केस में। लेकिन यहीं पे आपको फिर से एक जानकारी की बात दे दूँ कि यहाँ पे ये किसके अंदर था, ये प्रोकैरियोट के अंदर हम लोग बोलते थे ये। अब यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर कौन होता है, तो यूकैरियोट के अंदर अगर हम लोग देखें, यूकैरियोट के अंदर कौन, तो डीएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें यहाँ पे, तो डीएनए पॉलीमरेज जो हुआ किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में। तो यहाँ पे 5 सब यूनिट से बना होता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। तो कौन कौन सा वो 5 सब यूनिट है, तो बहुत आसान है ये, क्योंकि आप पढ़े होंगे। तो ये देखिए, ये एक अल्फ़ा बोलते हैं पॉलीमरेज होगा, दूसरा कौन होगा, बीटा पॉलीमरेज कहते हैं यहाँ पे ये, तीसरा गामा पॉलीमरेज, फिर कौन सा हम लोग डेल्टा बोलते हैं पॉलीमरेज, डेल्टा पॉलीमरेज, और फिर एक एप्सिलॉन कहते हैं पॉलीमरेज यहाँ पे ये। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पांच सब यूनिट है जिससे क्या मिलकर बना हुआ है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। तो ये सब यूनिट का कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पार्टिकुलर फंक्शन भी होगा, क्योंकि सभी क्या होगा, सभी का फंक्शन अलग अलग होगा। इस तरह से किसका क्या फंक्शन है हम वो भी मेंशन करते हैं। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, इसलिए हम इसे इरेज करते हैं यहाँ पे ये। अब देखिए इस वीडियो में क्या है, तो ये अल्फा पॉलीमरेज का काम क्या है, तो ये क्या होगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा ये। लेकिन ये काफ़ी लो पोसेसिविटी के साथ शो करता है, यानी कि काफ़ी एक्टिवली नहीं दिखाता है ये। इसके बाद बीटा पॉलीमरेज की बात करें तो ये क्या काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। किसका काम, तो रिपेयर का ये। इसके बाद डेल्टा पॉलीमरेज की बात करें तो ये भी पॉलीमराइज करेगा किसे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, और वहाँ भी डीएनए होता है और वहाँ भी रिप्लिकेशन होता होगा। तो यहाँ पे ये कहाँ करता है ये, तो ये पॉलीमरेज एक्टिविटी इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसका, तो फिर एक डेल्टा पॉलीमरेज है। डेल्टा पॉलीमरेज की अगर बात करें तो ये भी पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा, जैसे ये अल्फा कर रहा था उसी ढंग से ये पॉलीमरेज एक्टिविटी, लेकिन ये काफ़ी हाई पोसेसिविटी के साथ काफ़ी एक्टिव दिखाता है। यानी जहाँ पे कहेंगे कि ये यहाँ पे काफ़ी स्लो जब पड़ रहा होगा तो उसके जगह फिर कौन काम करेगा ये, तो यहाँ पे डेल्टा पॉलीमरेज। इसके बाद एप्सिलॉन पॉलीमरेज जो यहाँ है ये भी किसका काम करेगा, रिपेयर का। हो गया ये। तो ये था 5 सब यूनिट किसका, डीएनए पॉलीमरेज, किसमें, यूकैरियोटिक के केस में यहाँ पे। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे
ये तो हमने जस्ट बताया एंजाइम के केसेस की बात हो रही थी। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में कौन सा एंजाइम और यूकैरियोटिक में कौन सा एंजाइम यहाँ पे पॉलीमरेज के लिए क्या यानी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था। तो पॉलीमरेज कहने का मतलब यहाँ पे ये रिप्लिकेशन में काफ़ी क्या होगा लो प्रोसेसिविटी के साथ क्या होता है पार्टिसिपेट करता है, जबकि ये काफ़ी हाई एक्टिविटी के साथ क्या होगा अपना रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज एक्टिविटी दिखाएगा ये। तो ये था। इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो इस एंजाइम या प्रोटीन के अलावा और कौन सा क्या होता है यहाँ पे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा रेप्लिकेशन के लिए उसकी बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे। रॉ मटेरियल किसके लिए? फॉर आरएनए के लिए क्या था यहाँ पे? तो सीटीपी, जीटीपी और एटीपी और यूटीपी, ये रॉ मटेरियल किसके लिए है? आरएनए के लिए है। इसके बाद अगर हम लोग देखें किसके लिए? फॉर यूकैरियोटिक के लिए, सॉरी। इसके बाद हम लोग डीएनए के लिए अगर देखें तो डीएनए के लिए क्या होगा यहाँ पे? डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीएटीपी और डीटीटीपी, ये होगा। यानी यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि ये रॉ मटेरियल क्या है। तो रॉ मटेरियल हमें करना क्या है? तो हमें डीएनए रिप्लिकेशन करना है, जिसमें हमारा एक टेम्पलेट होगा और उस पर एक नया क्या होगा, हमें रिप्लिका का फॉर्मेशन करना है। ये रिप्लिका कैसे बनेगा? ये टेम्पलेट क्या होता है आप जानते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो ये रिप्लिका भी क्या होगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। तो कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है। तो न्यूक्लियोटाइड हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमारा सोर्स है। अब कहेंगे कि ये जो आरएनए और डीएनए के लिए जो हमें रॉ मटेरियल है, जैसे यहाँ पे सीटीपी क्या है? तो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमें ये कैसे मिला? तो हमारे पास जैसे ये एएमपी होता है और इसमें हम लोग 2 फॉस्फेट जोड़ते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कौन सा? फास्फोराइलेज और एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हमें एटीपी में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्टिवेशन। यानी क्या किया गया? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को क्या किया गया? एक्टिवेट किया गया। तो हमें इस फॉर्म में क्या मिलेगा? जीटीपी सीटीपी के रूप में, या फिर डीपी के लिए डीएनए के लिए क्या? डीटीपी डीजीटीपी डीसीटीपी के रूप में मिलेगा ये। तो हमें ये रॉ मटेरियल था। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे? तो नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगा हमें वो है एनर्जी। किसका ज़रूरत पड़ेगा? एनर्जी का। अब ये एनर्जी क्या होता है तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एनर्जी जो हमें थर्ड रिक्वायरमेंट के रूप में यहाँ पे, ये सेकंड था और ये थर्ड की ज़रूरत पड़ रहा है एनर्जी यहाँ पे। अब ये एनर्जी का सोर्स का जो काम करेगा, यहाँ पे देखते लिख रहे हैं ये कि सोर्स जो होगा वो कौन होगा? ये रॉ मटेरियल ही होगा। रॉ मटेरियल ही होगा किसका? सोर्स का काम करेगा। अब कहते हैं कि रॉ मटेरियल कैसे सोर्स का काम करेगा एनर्जी का भी। तो अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा देखने समझने की कोशिश करेंगे ये कि कैसे रॉ मटेरियल का काम करता है यहाँ पे, और होता क्या है कि एनर्जी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ता है। तो रिप्लिकेशन में काफ़ी एनर्जी खर्च होता है, और वो एनर्जी कहाँ खर्च होते हैं इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये एनर्जी जो है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? प्रोड्यूस्ड बाय तो हायर न्यूक्लियोटाइड, हायर न्यूक्लियोटाइड। अब कहेंगे हायर न्यूक्लियोटाइड का, तो यही था सीटीपी जीटीपी, अगर डीएनए हो तो डीएटीपी डीजीटीपी को बोलेंगे इसे ये। तो इसी हायर न्यूक्लियोटाइड यानी एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए जरूरत पड़ता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अब वो कोवलेंट बॉन्ड के लिए एनर्जी कौन सप्लाई करता है? तो वो हमारे पास हायर न्यूक्लियोटाइड है। इस हायर न्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? यहाँ पे एनर्जी के लिए। अब देखते हैं ये कैसे एनर्जी का काम करता है यहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूस करने का।
तो देखिए इस ढंग से यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड है जिसको हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ये 5' है और ये 3' है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब इस स्ट्रैंड का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसको भी हम दिखाते हैं, जैसे ये बना होगा बेस शुगर फॉस्फेट से, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। देखिए इस ढंग से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये हमारा टेम्पलेट था, ये क्या था, टेम्पलेट था। अब हमें क्या बनाना है, इसी का पैरेलल में एक हमें रिप्लिका का फॉर्मेशन करना था। अगर रिप्लिका फॉर्म कर जाता है तो बोलेंगे डीएनए का रिप्लिकेशन हो चुका। तो हमें इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज मान ली बेस यहाँ पे हमारा एटीपी है, यहाँ पे हमारा बेस सॉरी एडेनिन है, यहाँ गुआनिन है, सपोज यहाँ साइटोसिन है। तो इस ढंग से यहाँ पे हमारा हायर न्यूक्लियोटाइड जो आएगा, जो हमने अभी रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया था, वो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा, ये कितने फॉस्फेट के साथ आ रहा है, 3 फॉस्फेट। अब इसी का नाम था हमारा TTP, यानी क्या यहाँ पे थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी पूरा क्लियर, ये ट्राइफॉस्फेट है। इसी ढंग से यहाँ पे G है, तो यहाँ कौन आएगा हमारा C, यानी क्या होगा साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए ये यहाँ आ गया साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी ढंग से C यहाँ है, तो यहाँ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, हमारा हायर न्यूक्लियोटाइड है। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि जब एक से अधिक फॉस्फेट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायर न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब कहते हैं कि ये तो हमारा रॉ मटेरियल था। अभी हमने रॉ मटेरियल में दिखाया था आरएनए और डीएनए के लिए अलग अलग दिखाया था, ये यही था। देखिए यहाँ DTTP, DCTP, DGTP इसे क्यों बोलते थे ये। अब ये एनर्जी का सोर्स का काम कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, 2 फॉस्फेट इसका ब्रेक करेगा यहाँ पे, और जब 2 फॉस्फेट ब्रेक करेगा तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो एनर्जी देखिए यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। यहाँ टूटेगा, ये एनर्जी जो निकलेगा, ये एनर्जी यहाँ क्या होगा, बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि हायर न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और हमारा यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग का भी फॉर्मेशन होता जाएगा ये। तो इस तरह से नेक्स्ट कमिंग जो होगा, मान लें कि यहाँ पे एडेनिन होगा या थाइमिन होगा, तो यहाँ पे एडेनिन होगा, ये शुगर आएगा इस ढंग से, ये कमिंग दिखा रहा है ये कि ये नेक्स्ट वाले होगा ये। तो इस ढंग से यहाँ भी टूटेगा और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इस ढंग से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करता जाएगा ये। तो इस तरह से हमें एनर्जी का सोर्स पता चला कि हमारा रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है यहाँ पे ये। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये तीनों रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत था, क्या क्या नीड था। तो हमें एक एंजाइम की नीड थी, दूसरा हमें एक रॉ मटेरियल का नीड था जो हम लोग देखे, आरएनए और डीएनए दोनों के लिए रॉ मटेरियल देखे, और तीसरा हमें एनर्जी के नीड था। वो एनर्जी भी पता चल गया कि कैसे हमें सप्लाई होगा यहाँ पे ये। तो ये था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टेप से, देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, जबकि हम लोग सिर्फ स्टेप वाइज समझेंगे, लेकिन स्टेप वाइज होता नहीं है, वो एक साथ साइमल्टेनियसली होता है पूरा डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन हम लोग इसे स्टेप बाय समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे अब ये स्टेप की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये काम कौन करेगा, ये फंक्शन होगा हेलिकेज का। अब देखिए हमारे पास जो डीएनए है वो इस ढंग से हम डीएनए को बना रहे हैं। ये सपोज 5' और ये 3' हो रहा है ये। अब इस ढंग से ये हेलिकेज यहाँ पे क्या होगा, एक्ट करेगा यहाँ पे ये हेलिकेज। तो क्या करेगा, देखिए ये इस ढंग से ये 2 फॉर्क की तरह बन जाएगा, ये ऐसा दिखा रही है। अब सपोज मान लीजिए कि ये 5' और ये 3' है। अब देखिए ये फॉर्क, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर चुका है, ये यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसे क्या कर दिया, ये कट करते हुए जा रहा है ये। तो क्या बनेगा, इस तरह से फॉर्क की तरह होते जाएगा ये फिर से कॉइल न कर जाए, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी इस हेलिकेज अभी एक्शन दिखा रहा होगा, ये आगे आगे ये डायरेक्शन कट करते जा रहा है, यहाँ भी इस तरह आगे कट करते जाएगा ये। यहाँ पे क्या होता है कि ये कहीं आगे कट करते हुए जाए और पीछे से कहीं ये कॉइल ना होते जाए, इसलिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो एंजाइम था
उसका नाम था SSB। देखिए इस ढंग से दिखा रही है, SSB यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देगा ये। यानी जो सेकेंड स्टेप होगा वो स्टेबलाइजिंग ऑफ स्ट्रैंड होगा, स्टेबलाइजिंग ऑफ स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने का काम करेगा। तो यहाँ पे इस किसका फंक्शन होगा, हमारे पास ये है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन था ये। तो देखिए ये स्ट्रैंड करिए, अब इसे क्या होगा, ये क्वाइल नहीं होने देगा ये। अब इस रंग से अगर ये आगे बढ़ते हुए कट करते हुए जाता है तो कहीं पे क्या हो सकता है, सुपर क्वाइल का फॉर्मेशन हो सकता है। उस सुपर क्वाइल को फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा रिमूवल ऑफ सुपर क्वाइल, सुपर क्वाइल। और ये किसका फंक्शन होगा, ये होगा टोपो आइसोमेरेज का। अब टोपो आइसोमेरेज जो था ये दो टाइप का था, एक था फर्स्ट और एक था सेकेंड। देखिए ये दो टाइप का, ये टाइप है, ये दो टाइप का होता था। अब फर्स्ट का फंक्शन क्या होता था और सेकंड का फंक्शन क्या होता था, यहाँ पे हम फिर से एक बार मेंशन कर रहे हैं इसकी फंक्शन। ये जो फर्स्ट है टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट, ये क्या करता है, कट सिंगल स्ट्रैंड एंड रिसील, ये फंक्शन होता है। जबकि ये क्या करता है, कट बोथ स्ट्रैंड एंड रिसील, यानी ये काटता भी है और उसे जोड़ भी देता है। तो अब कहते हैं सुपर क्वाइल क्या होता है, सपोज इसे इरेज करते हैं थोड़ा। ये सपोज मान लिया यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का वायर। अब इलेक्ट्रिसिटी का वायर आपने देखा होगा कि जैसे आप देखते हैं एक दूसरे से क्या होता है, रैप्ट होता है ये। जब उसे इस तरह से खोलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पे जाकर क्या होता है, नॉट एक सुपर क्वाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके बाद वो खुलता नहीं है, वो अनओपन नहीं हो रहा है वहाँ पे ये। तो उसी ढंग से यहाँ भी क्या होता है, जब वो कट करते हुए जाता है हेलिकेज तो कहीं पे से क्या मिलता है, सुपर क्वाइल का फॉर्मेशन हो चुका होता है, जिसके वजह से वो उसे कट नहीं हो पाता है, किससे, हेलिकेज से। तो अब ज़रूरत क्या है, तो इसका मतलब आगे वो खुल नहीं पाएगा, तो आगे रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है सुपर क्वाइल को रिमूव करने के लिए, वो है कौन, तो टोपो आइसोमेरेज। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो देखिए सपोज मान लीजिए कि ये स्ट्रैंड इस ढंग से था और यहाँ पे सुपर क्वाइल का फॉर्मेशन हो चुका था। ये देखिए यहाँ पे सुपर क्वाइल बन चुका है। ये है 5' और ये है 3', इस ढंग से ये अब यहाँ पे एक्शन करने के लिए तैयार है। कौन, देखिए ये है हेलिकेज, लेकिन उससे अब ये आगे क्या हो रहा है, रिमूव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या बन चुका है, ये सुपर क्वाइल क्या बन चुका है, सुपर क्वाइल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस केसेस में क्या होगा, ये जो है फर्स्ट जो है, अगर एक स्ट्रैंड को कट करने से अगर ये रिमूव हो जाता है तो क्या करेगा, इसे कट करके रिसील करेगा, सुपर क्वाइल रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक स्ट्रैंड को कट करने से सुपर क्वाइल रिमूव नहीं भी हो सकता है। उस केसेस में टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एक्शन करेगा ये, और यहाँ पे ये क्या करेगा, दोनों ही स्ट्रैंड को कट करके उसे रिसील करके सुपर क्वाइल को खत्म करेगा ये। तो ये तीसरा स्टेप था क्या, रिमूवल ऑफ सुपर क्वाइल। इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है, यानी फोर्थ स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। अब ये किसका फंक्शन होता है, तो ये कौन सा एंजाइम का फंक्शन है, इसका नाम था आरएनए प्राइमेज। ये एंजाइम आरएनए प्राइमेज। अब ये आरएनए प्राइमेज का फंक्शन क्या है, हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये क्या काम करता है, एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग पोजीशन पे एक स्मॉल मार्किंग करके जाता है, जिसकी क्या, तो यू हैव टू स्टार्ट क्या, रिप्लिकेशन फ्रॉम हेयर, यानी आपको यहीं से रिप्लिकेशन स्टार्ट करना है। इसका एक मार्किंग करके जाता है कौन, आरएनए प्राइमेज, कहाँ पे, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट करना है। तो ये क्या करता है, इस ढंग से ये एक मार्क कर देता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पीसेस ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या है, देखिए ये जो प्राइमर लिखे हैं ये स्मॉल आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, एक तरीके से कहेंगे ये आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करता है वही है, ये न्यूक्लियोटाइड है ये, यानी आरएनए फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियोटाइड होता है यूज, वही यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यूज होंगे, वहीं पे बेसिस जो आरएनए में बेसिस पार्टिसिपेट करते हैं वो वहीं पे बना होगा ये। तो ये एक प्राइमर का फॉर्मेशन किया, यानी ये जस्ट मार्क हो गया कि रिप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो ये था फोर्थ स्टेप यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि इससे आगे क्या होता है, इससे आगे होगा यहाँ पे अब रिप्लिकेशन। तो मेन जो रिप्लिकेशन एंजाइम है वो कौन है, हमारा डीएनए पॉली थर्ड। तो अब हम लोग देखते हैं रिप्लिकेशन कैसे होता है यहाँ पे। ये इसी फॉर्क पे हम लोग देखते हैं इसी को। तो देखिए ये जो फिफ्थ जो है वो है क्या, रिप्लिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो रिप्लिकेशन जो करता है वो कौन करता है, डीएनए पॉली थर्ड, यानी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम। अब ये क्या करेगा, यहाँ से देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक्शन करेगा ये, और यहाँ से ये देखिए इस ढंग से यहाँ पहुँच जाएगा। कौन है ये, पॉली थर्ड है ये, यहाँ भी वही था, ये पॉली थर्ड था ये। अब इधर क्या होगा, तो सोचिए थोड़ा ये, क्योंकि फोर्क जो होगा हमने इसे स्टेप वाइज दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन क्या ये स्टेप वाइज चलता होगा, ऐसे नहीं, ये सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होता है यहाँ पे। तो ये जो फोर्क जैसे ये खुल रहा होगा तो धीरे धीरे खुल रहा होगा, और जब धीरे धीरे खुल रहा होगा तो ये सारी एक्शन जो देख रहे हैं हम लोग का स्टेप वाइज एक साथ हो रहा होगा ये। तो सोचिए थोड़ा यहाँ पे कि जब ये खुलता होगा तो 3' तो यहाँ होगा, 5' यहाँ होगा। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ से कहाँ चलता है ये, तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है 5' to 3' होता है, यानी अपने 5' से ये 3' चलेगा। उसी ढंग से यहाँ पे आरएनए प्राइमेज का भी डायरेक्शन अगर दिखाए तो ये भी 5' से 3' की तरफ चलता है ये, यानी ये जो इंड जो बना होगा थोड़ा सा, यहाँ ये 5' होगा और यहाँ 3' होगा। अब देखिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ से शुरू किया, तो इसका भी डीएनए पॉलीमरेज जो बनाया होगा उसका 5' एंड यहाँ होगा और 3' एंड यहाँ होगा। इधर क्या होगा, देखिए इधर है ये 5', जस्ट इस टेम्पलेट का अपोजिट एंड है ये, इसलिए यहाँ पे जैसे जैसे खुलता होगा वैसे वैसे इस डायरेक्शन में यहाँ बन रहा होगा। देखिए इस डायरेक्शन में इधर चल रहा होगा ये, ऐसे ही है। तो यहाँ भी ये क्या बोलेंगे, ये 5' होगा, ये 3' होगा, ये 5' होगा और ये 3' होगा, ये 5' और ये 3'। अब कहते हैं कि इधर ये छोटे छोटे पीसेस के रूप में, ये फ्रैगमेंट के रूप में क्यों बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होगा यहाँ पे। जैसे ये देखिए पहले ये दोनों सटा हुआ था, अब ये धीरे धीरे फॉर्क बनना शुरू हुआ, तो ये स्टार्टिंग में देखिए धीरे धीरे बन रहा है। तो ये 3' है, ये 5' है। यहाँ पे तो इसे एक इंडिपेंडेंट मिला कि ये 3' है, तो इधर से 5' कंटिन्यू चलना शुरू हुआ, लेकिन ये था 5'। ये पहले देखिए छोटा सा खुला था, इतना खुला था, देखिए इतना खुला था, तो ये तो 3' है, ये 5' है। यहाँ एंजाइम आया होगा और डीएनए पॉलीमरेज, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया होगा। अब इसके बाद फिर खुलेगा, देखिए अब और खुला, तो यहाँ से फिर यहाँ आया होगा ये, क्योंकि उसे बैक डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है इस टेम्पलेट में। यहाँ 5' है, इसलिए इसे इधर से इधर जाना पड़ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में इसे मूव करना पड़ रहा है ये। तो जैसे जैसे खुलता है वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे ये रिप्लिकेशन होते जाता है ये। तो फाइनली अगर हम लोग बोले तो इधर क्या होगा, एक फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होगा, जबकि इधर क्या होगा, कंटिन्यूटी क्या होगा, मेंटेन रहेगा, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस चेन का यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ये। तो अगर फाइनली अगर हम लोग देखें तो कैसा होगा यहाँ पे, अगर ये पूरी खुल चुका होगा, ये डीएनए क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कट चुका होगा, ये दोनों अनकॉइल्ड हो चुका होगा, तो फाइनल जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे ये स्मॉल, यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे पीसेस में दिखा रहे हैं ये इस ढंग से, ये 3' था, ये 5' है, ये 3' होगा, ये 5' होगा। यहाँ देखिए क्या होगा, एक कंटिन्यू बना होगा, ये क्या है, प्राइमर। हो रहा है क्लियर, ये क्या था, ये छोटा सा आरएनए प्राइमर था। अभी देखिए ऐसा बन चुका होगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक कंटिन्यूअस क्या बना, यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना और एक डिसकंटिन्यूअस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। इस कंटिन्यूअस वाले को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग, LEAD। और इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग कहते हैं, इसे लैगिंग कहते हैं, ये LAGGING, लैगिंग। तो ये देखिए छोटे छोटे फ्रैगमेंट के रूप में बोला। इसी फ्रैगमेंट को देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ये इस फ्रैगमेंट को, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट के रूप में यहाँ बना है, इस फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी को कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट हो रहा है क्लियर, ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड पे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, यानी लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है ये। अब ज़रूरत क्या है यहाँ पे, तो ज़रूरत ये है कि इस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को फिल किया जाए और यहाँ से आरएनए प्राइमर को हटाया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे वो होता है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर
एंड फिलिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब ये काम कौन करेगा? तो हमारे पास एंजाइम था डीएनए पॉली फर्स्ट, जबकि इस काम को डीएनए पॉली सेकंड भी करता है, लेकिन फर्स्ट इसके लिए मोर एफिशिएंट है। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये तो डीएनए पॉली फर्स्ट यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस के रूप में यहाँ पे क्या करेगा, इस गैप को फिल कर देगा यहाँ पे ये, और यहाँ से क्या करेगा, इसे रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये डीएनए आ जाएगा यहाँ पे ये, लेकिन ये जुटता नहीं है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो हुआ, जोड़ने का काम कौन करेगा, यहाँ पे 7th नंबर में लिखते हैं ये, वो है ज्वाइनिंग का काम, और वो करता है लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम ये काम क्या करेगा, यहाँ पर जब आएगा तो इसे क्या करेगा, ये इसे कनेक्ट कर देने का काम करेगा ये। तो इस तरह से क्या होगा, ये सारे को कनेक्ट कर देगा। तो हमारा क्या होगा, इस जंग से 2 डॉटर डीएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ये। तो देखिए रिमूवल कौन किया, डीएनए पॉलीथर्ड, यहाँ पे रिमूवल कर दिया, यानी पहले से क्या था, आरएनए प्राइमर था, उसे हटा दिया और स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन किया। लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन करने के लिए हमें किसे, लाइगेज को आना पड़ा। तो लाइगेज जितने भी थे, देखिए यहाँ गैप था, इस गैप में भी डीएनए का स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यानी जो गैप था ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में यहाँ पे, उसको क्या कर दिया, ये फिल कर दिया, और लाइगेज जो आया उसे क्या कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, तो एक डॉटर डीएनए यहाँ और एक डॉटर डीएनए यहाँ, यानी 2 डॉटर डीएनए का क्या हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया। ये क्या, डॉटर डीएनए यहाँ भी, और यहाँ भी एक क्या, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, एक डीएनए रिप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, कि ये जो रिप्लिकेशन यहाँ पे जो डीएनए का हुआ, ये प्रोकैरियोटिक में काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है। किसके केस में, ये प्रोकैरियोटिक के केस में। देखिए ये प्रोकैरियोटिक में ये कितना होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो एनसीईआरटी जो देता है वो बोलता है क्या, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ये किसके केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में। जबकि यूकैरियोटिक के केस में अगर बात करें तो यूकैरियोटिक के केस में काफ़ी स्लो होता है, यानी 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होता है ये। तो ये हुआ। अगर यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में भी डिफरेंस हो जाता है थोड़ा, देखिए ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट प्रोकैरियोटिक के केस में है तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स बोलते हैं इसे, ये छोटे छोटे जो पीसेस थे। तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जो है किसके केस में, ये प्रोकैरियोट के केस में। कितना होता है ये, तो बोलते हैं ये 1000 to 1500 न्यूक्लियोटाइड का। जबकि यूकैरियोटिक के केस में, ये किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में ये लगभग क्या, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जो है, कौन, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट ही ये 100 to 150, यानी देखिए 10 टाइम्स रिड्यूस कर गया। तो देखिए स्लो, एक तो कहेंगे कि यहाँ पे स्लो क्या होता है, थोड़ा रिप्लिकेशन भी होता है, और यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का भी साइज छोटा होता है ये। तो ये थोड़ा डिफरेंस था यहाँ पे ये। और क्या यहाँ पे पूछता है यहाँ से, तो रिप्लिकेशन में डायरेक्शन की भी बात किया जाता है कि डायरेक्शन क्या होता है, रिप्लिकेशन की डायरेक्शन, यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा है रिप्लिकेशन में उसका डायरेक्शन क्या है, यानी डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन। यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन ये भी पूछा जाता है। तो रिप्लिकेशन का डायरेक्शन जो है वो 5' to 3' होता है ये। और टेम्पलेट का भी पूछा जाता है, तो टेम्पलेट का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा 3' to 5' होगा, 3' to 5'। देखिए यहाँ पे बता ही रहे थे ये 3' से 5' टेम्पलेट था, तो इधर से ये 3' to 5' था, इसलिए ये जो फूल रहा था तो ये छोटे छोटे पीसेस के रूप में यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था ये। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ये। तो ये था रिप्लिकेशन, जो कब होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि सेल साइकिल का ये एस फेज में होता है। ये कहाँ होता है, ये सेल साइकिल का एस फेज में। तो ये था डीएनए रिप्लिकेशन। इससे आगे हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना है, डीएनए के रिप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है। तो अब ये अगले वाली वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे।